हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम। तो आज हम करने वाले हैं अपना 18th मई का करंट अफेयर। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो हम करते हैं ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं, प्लस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है कि जिससे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। बाकी कहीं देखो, हर क्वेश्चन के बाद मैंने एक्सप्लेनेशन भी बतानी है आप लोगों को, जिससे कि आपके ऑप्शन भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, चले जी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट वाज द टोटल क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक इन फाइनेंशियल ईयर 2025। वित्त वर्ष 2024 से 25 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल शुद्ध लाभ कितना रहा है? तो कितना रहा है? 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये आपको याद रखना है। अब कुछ डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, तो आप इसको जरूर देखना। चले तो हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक ने कितना नेट प्रॉफिट अपना जो है हुआ है, इनका 1.78 लाख करोड़ रुपए हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना इंक्रीज हुआ है? लगभग 26% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 24 में कितना प्रॉफिट था? 1.41 लाख करोड़ था। कितना हाई हुआ है, कितना मतलब जो अभी अपना ये 26% बढ़ा है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो 37,100 करोड़ रुपए लगभग ये बढ़ा है इस बार। और स्टेट बैंक भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करता है लगभग 40% के जितना। और कितना किया है? 70,901 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो कि 16% ज्यादा है 2024 के अकॉर्डिंग। फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिल जाती है 102%, जबकि पंजाब और सिंध बैंक इन्होंने 70% राइज दिखाया है। और 2017 और 2021 के बीच में गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किए कितने? 3.11 लाख करोड़ रुपए इनटू ESBs एज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वेयर इज द अनक क्राकटाउ वोल्केनो विच ट्रिगर्ड अ डेडली सुनामी इन 2018 लोकेटेड। अनक क्राकटाउ ज्वालामुखी जिसने 2018 में घातक सुनामी उत्पन्न की थी, कहाँ स्थित है? तो वो इंडोनेशिया में स्थित है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो ज्वालामुखी जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं मैचिंग में, PCS जैसे एग्जाम में, जो स्टेट वाले एग्जाम होते हैं वहां पर। तो कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। अनक क्राकटाओ का मीन्स होता है चाइल्ड ऑफ क्राकटाओ। ठीक है, क्राकटोआ इज अ स्ट्रेटो वोल्केनो। ये जो आपका अनक क्राकटाओ है, ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, मतलब लेयर बनती जा रही है इसकी इस तरह से। तो ये ऐसे वोल्केनो है, इसमें से इस तरह से जो मैग्मा लावा जो भी बाहर आता है वो इस तरह से आता है, परतदार ये वोल्केनो। सिचुएटेड इन द सुंडा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड द सुमात्रा इन द इंडोनेशिया। समझ आ गया? सुंडा स्ट्रेट प्लस जावा, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है, ये आपको याद रखना है। इट लाइज ऑन अ कन्वर्जेंट टेक्टोनिक बाउंड्री, जहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है वहां पर ही आपको जो है वोल्केनो और भूकंप अर्थक्वेक देखने को मिल जाते हैं। द इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड द यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन की प्लेट है एक साइड यूरेशियन प्लेट है, और ये कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं जिस वजह से वहां पर अर्थक्वेक आते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आप सभी को पता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये नाम से ही प्रसिद्ध है कि यहाँ पर वोल्केनो बहुत ज्यादा होते हैं। और ये मैंने सब चीजें कराई हुई है, PYQ भी कराए हुए हैं ज्योग्राफी के, आप वहां से देख सकते हैं। इवन मैंने जो स्टैटिक वाले पोर्शन में भी कराया, आप देख लेना चेक करके। नोन फॉर इंटेंस सेस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज, 2018 में क्या हुआ था? मैसिव फ्लैंक हुआ था ड्यूरिंग एन इरप्शन ट्रिगर्ड अ सुनामी दैट किल्ड 400 लोग लगभग मर गए थे और लगभग 1000 लोग जो है घायल हुए थे। A recent study suggests that volcano showed the precursor to the collapse year in advance, indicating the importance of early warning system in disaster-prone region. ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जाएगा, Where is the landing station for India's new submarine cable projecting being established? भारत की नई सबमरीन केबल परियोजना के लिए लैंडिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका है वंडूर में। और ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी INCOIS इसको बोल सकते हैं आप, इनकोइस भी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये किसके अंदर आता है? इनकोइस आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, ये याद रखना है। इन्होंने लॉन्च किया है सबमरीन केबल प्रोजेक्ट टू एनहांस, क्या बढ़ाने के लिए? जो ओशन के जांच पड़ताल बढ़ाने के लिए, मॉनिटरिंग जो कर पाए ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये इन्होंने प्रोजेक्ट सबमरीन केबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। If 150-kilometer submarine cable will be laid off the coast of Fundur in the Andaman and the Nicobar Island, it will
फीचर 2 साइंस नोट्स, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि ओशियोनोग्राफिक और जियोफिजिकल, मतलब ये समुद्र के अंदर भी काम कर सकता है और बाहर लैंड पर भी ये काम कर सकता है। इसके अंदर दोनों सेंसर है और कितनी गहराई तक जा सकता है, 2000 से 250 मीटर तक जा सकता है ये। द लैंडिंग स्टेशन विल बी एट वंदूर एंड ए रियल टाइम कंट्रोल सेंटर विल बी लोकेटेड एट इनकोइस हेडक्वार्टर इन हैदराबाद। ये आपको याद रखना है कि इनकोइस का हेडक्वार्टर हैदराबाद भी है। इसकी स्थापना 1999 में होती है और हेडक्वार्टर मैंने बता दिया हैदराबाद तेलंगाना में। डायरेक्टर फिलहाल के टाइम पर है डॉक्टर बालाकृष्ण नायर टीएम। ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछते हैं एग्जाम। कोरिया थोड़ा हो गया था मुझसे गलती से। हाँ जी, तो फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेमोरियल, यार एक सेकेंड, मेमोरियल प्लेक फॉर बीजू पटनायक वाज अनवेल्ड इन न्यू दिल्ली टू ऑनर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच वर्ल्ड वॉर सेकेंड बैटल। नई दिल्ली में बीजू पटनायक की स्मृति में एक पट्टिका का अनावरण द्वितीय विश्व युद्ध की किस लड़ाई में उनके योगदान के सम्मान में किया गया। तो मिडवे की लड़ाई इन्होंने की थी, उसके लिए हुआ था ये। और ये जो है एक रशियन एम्बेसी है अपनी, और न्यू दिल्ली में बीजू पटनायक जी के लिए ये पट्टिका अनावरण किया गया है। इसको पहचाना गया है उन्होंने जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अपना योगदान दिया था। ठीक है, The plaque was inaugurated by Odisha's former Chief Minister नवीन पटनायक, जो अपने उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे नवीन पटनायक जी, एंड द रशियन एम्बेसडर है, उनका नाम है डेनिस एलिपोव, तो उनके द्वारा ये इनोग्रेटेड हुआ है। बीजू पटनायक सर्विंग इन द रॉयल इंडियन फोर्स फ्लू सप्लाई मिशन टू असिस्ट द रेड आर्मी और यूजिंग एयरक्राफ्ट लाइक द, उन्होंने कौन सा एयरक्राफ्ट यूज किया था, डगलस C-47 स्काई ट्रेन डकोटा। ही लेटर एंड जब वे उनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे 1997 में, तो उनके जो ताबूत पर था, उनके कॉफिन पर था कितने तरह के, कितने देश के जो है फ्लैग्स थे, इंडिया का, इंडोनेशिया का और रशिया का। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, वेयर वॉज द कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग 2025 हेल्ड। कोलंबिया का जो इंडिया एनर्जी डायलॉग है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है, वो नई दिल्ली पर आयोजित हुआ है। और रायसीना डायलॉग भी आपका वहीं पर होता है, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि न्यूज में था वो भी। कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग held in New Delhi and it was organized by the Central on Global Energy Policy of Columbia University CIPA and Columbia Global Center Mumbai। ठीक है जी, event was chaired by Union Minister Piyush Goyal and focused on the theme energy solution for an inclusive equitable global transition। और हमारा टारगेट था कि हम 2030 तक 200 गीगावाट का जो है टारगेट कंप्लीट कर लेंगे एनर्जी में, लेकिन हमने वो 2022 में ही कंप्लीट कर लिया था। तो हम अपने जो है टारगेट से 8 साल पहले आगे थे, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया हैज़ ऑल्सो सीन अ 30-fold इंक्रीज इन सोलर पावर कैपेसिटी ओवर द लास्ट डिकेड एंड बुल्ट एट कितना 500 गीगावाट इंटरकनेक्टेड नेशनल ग्रिड फॉर रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। India accounts for only 3% of global carbon emission despite supporting 70% of the world's population। Announcement made by पीयूष गोयल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, which country's origin in the IGLAS मिसाइल सिस्टम recently received by the Indian Army। तो किस कंट्री से लिया है उन्होंने वो, ऑप्शन सी का हो जाएगा आंसर, यानी रूस से। ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में, अच्छा यहाँ पर पहले हम IGLAS के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। तो इट इज़ अ शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, यानी कि आपका जो सरफेस से और एयर पे वार करेगी। वेपन दैट लुक्स ऑनटू टारगेट्स हीट सिग्नेचर इन द एयर यूजिंग इंफ्रारेड होमिंग। ये आपको याद रखना है, इंफ्रारेड किस में यूज किया जा रहा है। इट कैन एंगेज टारगेट अप टू 6 किलोमीटर अवे एंड अप टू 3.5 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। द वेट कितना है इसका, 19 किलोग्राम का वेट है इसका। ठीक है, बाकी इसमें यहाँ पर ये देख लेना कि ये हमने ऑप्शन में बता दिया कि ये रशिया ने दी है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हरियाणा गवर्नर बंदरू दत्तात्रेय रिसेंटली रिलीज्ड। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बंदरू दत्तात्रेय की कौन सी आत्मकथा जारी की गई है। तो इनकी है एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा जनता की कहानी मेरी आत्मा। तो देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। और हरियाणा गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय रिसेंटली रिलीज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। बुक जो है कि ओरिजिनली, मतलब ये बुक जो है किसमें लिखी गई थी, तेलुगु में लिखी गई थी, बाद में ये हिंदी में ट्रांसलेट हुई है। और टाइटल रिफ्लेक्ट हिज पब्लिक सर्विस जर्नी
एंड लाइफ एक्सपीरियंसिंग थ्रू द लेंस ऑफ द पीपल्स स्टोरी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड हैज बैंड ट्रांसजेंडर वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वुमेन्स क्रिकेट एट ऑल लेवल्स। तो किसने किया है वो? इंग्लैंड ने किया है, ये आपको याद रखना है। मतलब जो हमारी ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनको क्रिकेट में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो England and Wales Cricket Board announced that transgender women will no longer be allowed to compete in women's cricket at any level. Decision followed as UK Supreme Court ruling that defines the legal recognition of women based on biological sex. The ECB's announcement came less than 24 hours after the Football Association made a similar move. Transgender individual can still participate in open or mixed cricket formats. ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, विच कंपनी हैज एयरटेल पार्टनर्ड विद टू प्रोवाइड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अक्रॉस अफ्रीका। तो एयरटेल अफ्रीका ने अफ्रीका भर में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वन वेब के साथ साझेदारी की है। और एयरटेल अफ्रीका एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी? भारती एयरटेल की, जो कि पार्टनर किसके साथ है? स्पेस एक्स के साथ में है। The aerospace company led by Elon Musk or to bring Starlink's low Earth orbit satellite internet service Africa. By May 2025, SpaceX had obtained operating license in 9 out of 14 countries. और उसमें से एक हमारी जो है एयरटेल अफ्रीका भी है, जो कि एयरटेल अफ्रीका ऑपरेट हो रहा है। स्टारलिंक जो है ऑलरेडी कितनी कंट्रीज को सैटेलाइट प्रोवाइड करा रहा है? 125 कंट्रीज को सैटेलाइट प्रोवाइड करा रहा है। ऑल हमारी जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हु वाज द फर्स्ट नॉन क्रॉप साइंटिस्ट टू हेड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो कौन है वो? उनके नाम है सुब्बन्ना अयप्पन। सुब्बन्ना अयप्पन जो है ये एक एक्वाकल्चर साइंटिस्ट है, मतलब जो पानी से रिलेटेड चीजें होती हैं उनके लिए ये साइंटिस्ट है। बिकम द फर्स्ट नॉन क्रॉप scientist to lead the Indian Council of Agriculture Research. He contributed significantly to India's Blue Revolution and served in various key roles, including as Director of Central Institute for Freshwater Aquaculture. 2022 में इनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था एग्रीकल्चर साइंस एंड एक्वाकल्चर के लिए, अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ऑन विच date did former US President Donald Trump declare Victory Day to commemorate the Allied win in World War II? पूर्व जो हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत की स्मृति में किस तिथि को विजय दिवस घोषित किया है? तो उन्होंने 8 मई को विजय दिवस घोषित किया है। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर May 8 as Victory Day for World War II, marking the 18th anniversary of Nazi Germany surrender in 1945. 8 मई is widely recognized in Europe as Victory in Europe Day, PE Day। ठीक है। जो एडोल्फ हिटलर थे वो कब मर गए थे? अप्रैल 30, 1945 में। और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था कितने में? May 7 को। एंड द सरेंडर टुक इफेक्ट ऑन 8 मई। Victory Day commemorate the end of World War II in Europe. Trump also proposed recognized November 11 as Victory Day of the World War I, which is already observed as Veterans Day in the US. Next question आपको हो जाएगा, what is the official theme of National Technology Day 2025 in India? भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? तो ये है आपकी यंत्रा यानी युगंतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। ये कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। एवरी ईयर मनाया जाता है। इस बार मैंने बता दिया इसकी यंत्रा थीम है युगांतर ऑफ एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। वर्ल्ड युगांतर सिग्निफाइज ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट रिफ्लेक्टिंग इंडिया जर्नी फ्रॉम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन टू ग्लोबल लीडरशिप। डे कॉमेमोरेट इंडिया सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 ऑपरेशन शक्ति हमारा कब हुआ था? 1998 में। एंड द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द हंसा 3 aircraft declared by PM Atal Bihari Vajpayee. This day honors India scientific achievement. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ जो है 12 मई को मनाया जाता है। थीम इसकी थी, ये थीम याद रखिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ।
highlight its link to human, animal and environmental health. The day raises awareness about how plant health contribute to ending hunger, मतलब भूख को खत्म करने में कैसे हेल्प करते हैं, पॉवर्टी को कम करने में कैसे हेल्प करते हैं, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये जो है अवेयरनेस बढ़ाई गई थी 12 में. चले जी, तो आजकल ये बस इतना ही, और होप कि आपको ये जो है सेशन अच्छा लगा होगा. सारी मैंने एक्सप्लेनेशन भी कराई है, क्वेश्चन भी कराए है सभी करंट अफेयर से रिलेटेड. बाकी हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों में. ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर.